सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनील का नमस्कार। कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक, NCERT से साभार। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वो उसकी मां से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहां आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहां भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वो प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआई देते हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म कर दीजिए। वो दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीजों की हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वो ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? सफिया का भाई हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वो झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूं। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी मां ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। मां का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल गई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो
वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? क्या मैं चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? अगर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं ना, कोई मशीन तो नहीं है। हाँ, तो मशीन तो होते नहीं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूं कि वो ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में आपको मिल जाएगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतरी जगह होती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वो सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वो छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वाले के सामने सबसे पहले इसी को रख दे तो? लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या हुआ जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या माने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो? इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वो पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वो अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वो अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वो कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहां तक कि वो बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराहने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। रात को करीब 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। ये पाकिस्तान था। यहां उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम लोग नहीं आ सकते? उन सब के और साफिया के बीच में एक सरहद थी,
बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वो लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती थी और ये भी हो सकता था कि अब वो कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहां सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमने शुरू हो गई थी। हुआ ये था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वो हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वो अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए ये सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वो। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली, हैंडबैग में रख ली जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वो एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थीं। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वो कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर से गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई थी? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। चलने लगी तो वो भी खड़े हुए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वो वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और बिचे होंठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जुबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी एक ही सी थीं, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थीं। अमृतसर में सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वो उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वो पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वो उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वो मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? दो चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहां कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ ठीक है ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे यहाँ भी नमक होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही अलग है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वो जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर कार्यक्रम पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
अगर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के साथ लगातार हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो कहानियों का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अगले रविवार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनील को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां।